हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 7वां चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेम स्पीसीज़ होते हैं, लुक सिमिलर, एक दूसरे के एक जैसे दिखते हैं और ये अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करते हैं। इसी के लिए ही हमें रिप्रोडक्शन के मोड्स चाहिए होते हैं। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देमसेल्फ, क्योंकि सिमिलैरिटी होती है। अगर दो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक जैसे एनिमल के जैसे नहीं दिखते, किसी और एनिमल के जैसे, लेकिन उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर, बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होगा। मोस्ट बेसिक लेवल उनका क्या है कि मेकिंग कॉपीज़ ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन, कि जैसी बॉडी है उसका ब्लूप्रिंट वैसे का वैसे होगा, लेकिन वेरिएशंस उसमें भी होती हैं। क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस जो सेल में होते हैं उनमें क्या है, इन्फॉर्मेशन होती है जो कि वो इनहेरिट करते हैं, अपने फीचर्स होते हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो डीएनए के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आगे कैरी करते हैं। अब डीएनए क्या है, ये सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स, डीएनए से ही प्रोटीन्स बनते हैं। इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती है, डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। अगर डीएनए में थोड़ी सी भी वेरिएशन हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, प्रोटीन्स भी अलग तरीके के बनेंगे। और जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं वो अल्टर कर सकते हैं बॉडी डिज़ाइन को। अगर डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बन गया तो बॉडी डिज़ाइन भी डिफरेंट हो सकता है। इसी को हम वेरिएशन भी बोलते हैं। देयरफॉर जो बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का वो क्या है, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी की, डीएनए की कॉपी करनी है। इसी यही रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव है। सेल्स हैं जो ये यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड द कॉपीज़, केमिकल रिएक्शंस के साथ ही होता है ये सब। ये क्या होता है, क्रिएट करते हैं 2 कॉपीज़ डीएनए की। रिप्रोड्यूसिंग जो सेल है वो 2 कॉपीज़ बना लेता है और वो दोनों कॉपीज़ सेपरेट हो जाती हैं। जो एक कॉपी है डीएनए की वो तो ओरिजिनल सेल में रहती है और जो दूसरी है वो पुश आउट हो जाती है दूसरी सेल में। वहाँ पे क्या होता है, अब वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, वहाँ पे सिर्फ डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है, अभी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है जो लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन कर सके। इसलिए जो डीएनए कॉपिंग है अकम्पेन्ड बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपरेटस, और भी चीज़ें बनती हैं। तो डीएनए की जो कॉपीज़ हैं वो सेपरेट होती हैं अपने अपने सेलुलर अपरेटस के साथ। बाकी भी चीज़ें हैं जो सेपरेट होनी चाहिए, डीएनए ही नहीं। जब सेल डिवीजन होती है तो डीएनए तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बाकी भी जो सेलुलर अपरेटस हैं वो भी होते हैं। 2 सेल डिवाइड होता है तो 2 न्यू सेल जन्म लेते हैं। देन हर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस, जैसे हमने अभी देखा, ये रिएक्शन की वजह से होता है, लेकिन कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होता। तो डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम, हर टाइम कुछ ना कुछ वेरिएशन चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो उसमें रिजल्ट में क्या आएगा, जो डीएनए की कॉपीज़ हैं जनरेटेड विल बी सिमिलर, कॉपी सेम होगी बट फिर भी आइडेंटिकल नहीं होगी, मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगी। अगर 2 आदमी हैं उनमें ये ज़रूर इक्वल होगा कि हाँ दोनों के पूंछ नहीं है, एनिमल के तो पूंछ है ना, किसी और के गाय के हो गया या कुत्ते के हो गया, लेकिन 2 ह्यूमन बींग्स के, लेकिन क्या हम उसको एक जैसा बोल सकते हैं, उनकी शक्लों में तो डिफरेंस होगा ना। तो वही है कि ये वो सिमिलैरिटी होगी कि कहाँ पे क्या बॉडी डिज़ाइन है, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा। सम कैन नॉट वर्क, अगर कोई जो चेंजेस होते हैं डीएनए में कहीं पे बहुत ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं तो वहाँ पे वो काम नहीं कर पाता है, तो सिंपली वो सेल क्या है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। और जो सर्वाइविंग सेल्स होते हैं जो एग्जिस्ट कर जाते हैं वो थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफरेंस रखते ही रखते हैं। ये ही एक एवोल्यूशन का बेस है कि हम चेंजेस भी हो रहे हैं, न्यू जनरेशन आ भी रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन के साथ उसी से ही हमारा एवोल्यूशन होता है। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है वेरिएशन की, यही जो हमने पढ़ा है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के साथ है, जैसे टेम्परेचर है अर्थ का वो कम होता रहता है, बढ़ता रहता है। वाटर लेवल है वो भी चेंज होता रहता है। कोई मीटेओराइट है हिट कर सकता है। अगर पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी पॉपुलेशन है, अगर उस पर्टिकुलर जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा नीचे है, हमारा इकोसिस्टम है, उसमें अगर वो प्रॉपरली एग्जिस्ट कर रहा है, अपने वेरिएशन ला रहा है, न्यू चीज़ों के साथ इवॉल्व हो रहा है, तो वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर उसमें क्या है, अगर ड्रास्टिकली चेंज आ जाए कोई भी पर्टिकुलर नीचे में, तो पॉपुलेशन क्या है वाइप आउट हो जाएगी इजीली। जैसे अभी इसमें बैक्टीरिया का भी एग्जांपल आएगा। जो वेरिएशन है टू बी प्रेजेंट, वेरिएशन होना ही चाहिए। जैसे पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है तो वो टेम्परेट वाटर्स में उसकी पॉपुलेशन, आपको ये सीख लो कि आप जो बैक्टीरिया है वो टेम्परेट में
एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए और बैक्टीरियाज में अगर वेरिएशन है तो बैक्टीरिया वैसे तो डाई हो जाएंगे, लेकिन फ्यू वेरिएंट्स, जो वेरिएंट्स है रेजिस्टेंट टू हीट हैं, जिनमें वेरिएशन हो चुका है, एवोल्यूट हो चुके हैं और जो हीट में सर्वाइव कर सकते हैं, वो सर्वाइव कर जाएंगे और वही आगे बढ़ेंगे और वही अपनी जो प्रजाति है उसको ज़िंदा रख पाएंगे। तो इसलिए वेरिएशन इज़ दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। अगर आपको लंबे टाइम के लिए अपनी स्पीसीज़ को लाइव रखना है तो उसमें वेरिएशन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देन नेक्स्ट हमारा है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म है ये दो तरीके के होते हैं, सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलर भी होते हैं। पहले सिंगल सेल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है फिजन। फिजन एक सिंपली है कि एक सेल है वो दो सेल्स में डिवाइड हो गया। अब जैसे कि ये है अमीबा है, यहाँ पे एक सेल था तो धीरे धीरे ये टू बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और दो सेल्स बन जाएंगे, और जिससे डिवाइड हुआ है ये टोटली ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसके जो भी पेरेंट सेल है, मदर सेल बोल सकते हैं, वो ख़त्म होकर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखा है, जैसे फॉर यूनिसेलर में क्या है सेल डिवीजन होता है, उसी को फिजन बोलते हैं। उसमें क्या है क्रिएशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल सिंपली हो जाता है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, प्रोटोजोआज हैं, सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स में हो सकते हैं। लेकिन जो अमीबा है इसमें क्या है डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, किसी भी तरह का, ज़रूरी नहीं है प्रॉपर हाफ में ही डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट नीचे बाइनरी फिजन लीशमीनिया में भी है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इक्वली सा लग रहा है डिवाइड होने में। अब ये क्या है, अब ये लीशमीनिया है, जो ये ही काला अज़र जो एक डिसीज़ है वो इसकी वजह से ही होती है। इसमें क्या है ये प्रॉपर बाइनरी फिजन हो रहा है कि दो पार्ट्स में डिवाइड होके और इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट कईयों में ऐसे भी होता है, ये पूरा एक पेरेंट मल्टीपल फिजन है, मतलब इसमें एक बड़ा सारा था उसमें छोटे छोटे बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें मल्टीपल फिजन बोलते हैं। इसमें ये एग्जांपल किस चीज़ का है, जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो सकता है, उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, इसकी जो आउटर लेयरिंग है वो फट जाती है और अंदर वाले सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, वो इतने सारे अपने आप में ही ग्रो करने लग जाते हैं। और यीस्ट की भी एग्जांपल है, जैसे इसमें क्या होता है पुट आउट स्मॉल बट डेट सेपरेट। कोई भी यीस्ट है, अगर इसके क्या होगा साइड में स्मॉल सा बड आ जाएगा और वो यहीं से डिटैच होकर अलग हो जाएगा और ये फिर न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। नेक्स्ट अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, यहाँ पे सिंपली जो रिप्रोडक्टिव मेथड्स हैं वो भी काम करते हैं। जैसे एक स्पायरोगायरा है, उसमें यही होता है कि सिंपली ब्रेकअप हो जाता है वो स्मॉलर पीसीज में, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो ही न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। अब आप ये देख लो कि अगर कोई एक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो ये भी बन जाएगा, ये भी, ये तीनों एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ एग्जांपल भी है, ये प्लेनेरिया की है, ये लेकिन रीजनरेशन की है। बस ये सिंपली कि अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो उनसे भी वो रीजनरेट कर सकते हैं। अब ये क्या है, लेकिन हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसे नहीं हो सकता। स्पेशलाइज्ड सेल्स हमें चाहिए, ऑर्गेनाइज होते हैं वो जो सेल्स होते हैं, टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और सबकी एक डेफिनेट पोजीशन होती है कि हमारे बॉडी में हार्ट कहाँ पे होगा, लंग कहाँ पे होगा, और जो सेल बाय सेल डिवीजन है ये वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसलिए वहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेज हमें यूज़ करने पड़ते हैं। अब बेसिक स्ट्रेटजी क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वहाँ पे डिफरेंट सेल टाइप्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। उसी तरह से जो रिप्रोडक्शन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, रिप्रोडक्शन के लिए भी वहाँ पे स्पेसिफिक जो सेल्स हैं अलग होने चाहिए। तो जो सिंगल सेल टाइप है जो केपेबल होता है ग्रो करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए और अदर सेल टाइप्स को भी बनाने के लिए अंडर दी राइट सही सिचुएशन में जब जो ये सारा कुछ कर लेता है, उसी तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स भी हमारी बॉडी में होते हैं जो रिप्रोडक्शन का रीज़न बनते हैं। अब ये था रीजनरेशन क्या होता है, एबिलिटी, इस चीज़ की क्षमता रखना, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, की अगर उनका कोई बॉडी पार्ट कट आउट हो जाए तो उसी से ही एक न्यू इंडिविजुअल पूरा ग्रो हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा था एनिमल है जो हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस, कितने भी आप उसके पीस कर लो, हर जो पीस है वो ग्रो हो जाएगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, उसी को रीजनरेशन हम बोलते हैं। और ये भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा ही किया जाता है। जैसे अभी हमने इसमें देखा था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब इसका ऊपर वाला पार्ट है इसने भी पूरा बना लिया, बीच वाला पार्ट था इससे भी फुल इंडिविजुअल बन गया, और नीचे जो टेल वाला पार्ट था उससे भी फुल एक न्यू इंडिविजुअल बन गया। अब लेकिन जो रीजनरेशन है ये नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, ये रीजनरेशन ही है जो बॉडी के पार्ट से रिप्रोड्यूस हो रीजनरेट हुआ है। नेक्स्ट बडिंग, ये भी एक प्रोसेस है, ये होता है हाइड्रा में जो कि रीजनरेटिव सेल्स यूज़ करता है
बड क्या है, अभी जैसे हमने पहले भी देखा था कि बॉडी से साइड में एक कुछ भी ग्रो होने लग जाता है और वो डिटैच होके न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये एक जस्ट आउट ग्रोथ है ड्यू टू द रेपिटेटिव सेल डिवीजन। ये एक आप देख सकते हो हाइड्रा है, यहाँ पे स्मॉल बड आ गया, फिर वो ग्रो कर गया और वो ही साइड में एक पूरा इंडिविजुअल जैसा बन गया, फिर यहाँ से क्या है ये टूट के अलग हो जाएगा और ये एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। तो यहाँ पे यही है कि स्पेसिफिक साइड के ऊपर ये बनता है, डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल होता है, फिर फुली मैच्योर होता है, डिटैच हो जाता है फिर द पेरेंट बॉडी से और वो अपनी न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, ये प्लांट्स के केसेस में होती है। जब हम पहली बात तो प्लांट ग्रो कैसे करता है, हमें सीड चाहिए। अगर सीड नहीं है तो बिना सीड के हम किसी प्लांट के किसी और पार्ट से जब कोई भी न्यू प्लांट बनाते हैं तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। जैसे रूट से हम रूट उखाड़ के लाते हैं, सीधा वो लगा दिया, स्टेम से भी हो जाता है, लीव से भी हो जाता है, वो भी एक न्यू प्लांट बना सकते हैं अंडर दी अप्रोप्रिएट कंडीशंस, तो उनको ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। अब जैसे कि लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, अब इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई एक ट्री है, प्लांट है, उसकी ही आप अगर एक ब्रांच को ऐसे नीचे करके मिट्टी में इसको गाड़ दो तो वहीं से एक और प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो वो अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। अब जैसे शुगर केन है, रोज़ है, ग्रेप्स है, इनमें ये चीज़ें प्रोसेस की जाती हैं। प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ उगाए जाते हैं उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जो कैरी करते हैं वो जल्दी आ जाते हैं उन प्लांट के मुकाबले जो सीड से ग्रो करते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें सीड होता ही नहीं है, जैसे बनाना हो गया, तो उन प्लांट्स के लिए भी ये हेल्पफुल है। ऑरेंज रोज़, जैस्मीन हो गया। अब रोज़ को भी आपको पता है कलम से लगाना पड़ता है, तो ये इनकी एडवांटेज है कि हम लगा सकते हैं। ऑल प्लांट्स जो सारे ऐसे हम वेजिटेटिव के थ्रू लगाते हैं वो सारे जेनेटिकली इतने सिमिलर होते हैं कि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी आउट कर सकते हैं अपने पेरेंट से। अब नेक्स्ट ये ब्रायोफाइलम है, इसको हम पत्थर चट भी बोलते हैं हिंदी में। इसमें भी क्या है कि ये लीव से ही ग्रो हो जाता है, जैसे ये भी एक लीव ही शो कर रहा है। यहाँ पे लीव्स में डिफरेंट आप देख सकते हो कि छोटे छोटे प्लांट से ही ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बड्स प्रोड्यूस्ड इन द नोचिस अलॉन्ग द लीफ मार्जिन ऑफ द ब्रायोफाइलम एंड फॉल ऑन द सॉयल, वहीं पे गिर जाते हैं और वो ही न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट टिश्यू कल्चर, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे न्यू प्लांट को ग्रो किया जाता है बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट। जहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा है वहाँ से हम कुछ सेल्स लेते हैं, टिश्यूज लेते हैं और उनको आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं जहाँ पे वो ग्रो हो सके। वहाँ पे वो रैपिडली डिवाइड होता है बहुत ज़्यादा और वहाँ पे जल्दी से ही कुछ डिवाइड होके एक ग्रुप बन जाता है सेल्स का, जिसको हम कैलस बोलते हैं, और उसको फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं एक और दूसरे मीडियम में जहाँ पे हॉर्मोन्स डाले होते हैं। उस मीडियम आप कोई भी लिक्विड फ्लूइड बोल सकते हो, उसमें हार्मोन्स भी होते हैं जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए ज़रूरी होते हैं। और फिर जब वो प्लांटलेट्स में ग्रो कर जाता है फिर उसको सॉइल में हम लगा देते हैं, जो कि मैच्योर प्लांट बन जाता है और कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिसीज़ फ्री कंडीशन में भी ग्रो हो सकता है। और ये कॉमनली हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होता है, जो सजावट के लिए यूज़ होते हैं। अब एक और प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या है, जैसे ये राइजोपस का दिखाया गया है, यहाँ पे ये स्पोर्स बन रहे हैं, पहले इसके अंदर बनते हैं, उसके बाद जो आउटर लाइनिंग है ब्रेकआउट हो जाती है तो सारे स्पोर्स हैं रिलीज़ हो जाते हैं। अब ये क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो डेवलप हो जाती है हमारे ब्रेड के ऊपर। हाइफा होता है जो ब्रेड मोल्ड के ऊपर, राइजोफस वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जो ऊपर ये सारे ब्लॉब्स से बने हुए हैं, तो इसमें क्या है रिप्रोडक्शन होता है। वहाँ पे सेल्स स्पोर्स बनने लग जाते हैं, छोटे छोटे आप दाने बोल सकते हो स्पोर्स को, डेवलप इनटू द न्यू राइजोपस, और वो ही एक न्यू राइजोप्स बनाते हैं। जो स्पोर्स होते हैं ये एक थिक वॉल से कवर होते हैं जो प्रोटेक्ट करता है उनको, ताकि वो और दूसरे बाहर वाले इन्वायरमेंट से टच में ना आ सके और वो अंदर ही अंदर ग्रो होते हैं, फिर वो बाहर आ जाते हैं। देन नेक्स्ट जो न्यू जनरेशन है, अब हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं, बडिंग है, फिजन है, जो न्यू जनरेशन हो रही है क्रिएटेड फ्रॉम द सिंगल इंडिविजुअल, जो सिंगल इंडिविजुअल से एक ही पेरेंट है उसी से ही दो सेल डिवाइड हो रहे हैं, जैसे भी डिवाइड हो रहे हैं, अगर सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें बेसिक पॉइंट ही क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल होने चाहिए, मेल और फीमेल, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है,
एवरी इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोटेक्टेड बाय द वेरिएशन। हर इंडिविजुअल को, जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा कि वेरिएशन ज़रूरी है, इवोल्व होना ज़रूरी है इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा, लेकिन हर इंडिविजुअल को हम वेरिएशन से ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो वेरिएशन ये इतना इंश्योर करती है कि हम स्पीसीज को सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव मोड्स हैं वो मोर एंड मोर वेरिएशन को अलाउ करते हैं कि जितनी वेरिएशन हम सेक्सुअल में देख सकते हैं, सेक्सुअल मोड में वेरिएशन और भी ज़्यादा लेवल पर होती है। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो कंबाइन करते हैं उससे न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स बनते हैं। जितना ज़्यादा हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब एक तो है एक सेल है उससे 2 सेल बन रहे हैं, और अगर आप ये देखो कि ये 2 अलग अलग सेल, ये तो चलो एक ही पेरेंट से आए हैं, अगर एक किसी और पेरेंट का है एक किसी और पेरेंट का है, वो अगर म्यूचुअली डिवाइड एक साथ आकर फिर उसके बाद ये इंडिविजुअल क्रिएट हो रहा है तो इसमें वेरिएशंस आएंगी, क्योंकि उसमें करैक्टरिस्टिक्स 2 डिफरेंट चीज़ों की है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा सर्वाइवल का चांस ज़्यादा रहेगा स्पीसीज़ का। देन अब प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये वही है कि 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से डीएनए कंबाइन होता है रिप्रोडक्शन में। कम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज फ्रॉम 2 प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, 2 पहले से एग्जिस्ट कर रहे इंडिविजुअल की जो डीएनए कॉपीज़ हैं उनको कंबाइन करना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या हो सकता है, अगर हम सीधा ऐसे बोलें कि 2 इंडिविजुअल के हैं डीएनए, वो कंबाइन हो रहे हैं, तो उसमें तो जो अमाउंट है डीएनए का वो ट्वाइस हो जाएगा। इसी चीज़ के लिए कि वो ट्वाइस ना हो, फिर तो सारा बॉडी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाएगा ना। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, ऑर्गन होते हैं, ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। ये करना पड़ता है कि कोई भी अगर सेल है फ्यूज़ होएंगे तो इनको सीधा फ्यूज़ नहीं करवाना, पहले इनका जो डीएनए अमाउंट है दोनों का हाफ होगा, उसके बाद इनको फ्यूज़ करवाएंगे ताकि वो वापस, अब जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे जो सेल्स में डीएनए का पार्ट है या क्रोमोसोम्स हैं वो 46 होते हैं, तो पहले ये हाफ होके 23 होते हैं, दूसरे पेरेंट का उसका भी 46 है, वो भी पहले हाफ होके 23 होगा, उसके बाद ये कंबाइन होके जब न्यू बनेगा तो ये 46 बनेगा, जो कि पहले वाले के जितना ही होगा। अगर सीधा 46 और 46 की मेटिंग करवा देंगे तो वो तो डबल हो जाएगा और बॉडी स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए पहले इनको हाफ करना पड़ता है, और इसकी हाफ करने को ही एक पर्टिकुलर स्पेशल डिवीजन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है अचीव्ड बाय ए प्रोसेस सेल डिवीजन कॉल्ड म्योसिस। तो अगर सिंपल सेल डिवाइड हो रहा है तो उसको मिटोसिस बोलते हैं, लेकिन अगर सेल डिवीजन इस प्रकार हो रहा है कि उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गए हैं तो उसको म्योसिस बोलते हैं। तो ये जर्म सेल्स हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, और यही कंबाइन होकर ये री इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम डीएनए का कंटेंट, जो वापस पहले जितना हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जाइगोट ग्रो होता है, डेवलप होता है, उसके सफिशिएंट, अगर जाइगोट बन रहा है उसको डेवलप होना है तो उसको इतनी सी एनर्जी फॉर डूइंग दिस, ये सब करने के लिए, ग्रो होने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो जो वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या है, जर्म सेल्स नॉट वेरी डिफरेंट, अलग अलग नहीं होते, दोनों जर्म सेल्स दोनों पेरेंट से, मेल से फीमेल से जो भी आ रहे हैं एक जैसे होंगे। बट एज बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कम्प्लेक्स, जैसे ही बॉडी डिज़ाइन मोर कम्प्लेक्स होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग का है, तो जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज, जर्म सेल्स भी डिफरेंट तरीके से होने लग जाते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, वन जर्म सेल, एक जर्म सेल आप देख लो कि जर्म सेल एक उस सेल को बोला जाता है जो स्पेशली रिप्रोडक्शन के लिए ही होता है। तो हमारे ह्यूमन के अकॉर्डिंग अगर एक जर्म सेल है वो लार्ज होगा, जो कंटेन करेगा फूड को स्टोर करेगा, और अदर है जो वो स्मॉलर होगा, जो कि मोटाइल होगा, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है। तो इसी तरीके से मोटाइल है जो हमारा मेल गेमीट होता है मेल का, और जो फीमेल का गेमीट है वो फूड को स्टोर करता है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट का। अब पहले इसके पार्ट्स देख लो, ये फ्लावरिंग प्लांट है। अब इसके नीचे जो ग्रीन वाले पार्ट है इसको सेपल बोलते हैं, जो इसकी पत्तियां होती हैं हम उसको पेटल्स बोल देते हैं। अब इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स जो साइड में ये चीज़ें हैं, ये इसको स्टेमन बोलते हैं, जो मेल पार्ट होता है। इसके ऊपर ये एंथर होता है, और जो नीचे ये लाइंस हैं इसको फिलामेंट बोला जाता है। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये फीमेल पार्ट है, जिसका ऊपर ये वाला हिस्सा स्टिग्मा है, बीच में ये जो लाइन है ये स्टाइल है, और नीचे ये जो बड़ा गोल सा है इसको ओवरी बोलते हैं, और तीनों को मिला के पिस्टल बोलते हैं, जो कि फीमेल पार्ट है। अब यहाँ पे वही है सेपल, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल। जो स्टेमन है और पिस्टल है ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो ये वाले दोनों हैं, और ये ही जर्म सेल्स को कंटेन करते हैं। अब यूनिसेक्सुअल हैं
पपाया, वाटरमेलन ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब जिसमें इनके फ्लावर्स में या तो स्टेमन होगा या पिस्टल होगा। जैसे ये डायग्राम है, इसमें स्टेमन और पिस्टल दोनों हैं, तो जिसमें या तो सिर्फ स्टेमन होगा या सिर्फ पिस्टल होगा उनको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, जैसे पपाया और वाटरमेलन हो गया। और बाइसेक्सुअल जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड होते हैं, उनमें क्या है, वो कंटेन बोथ, वो एक ही प्लांट में दोनों स्टेमन पिस्टल को कैरी करते हैं। अब जो स्टेमन है वो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें पोलन ग्रेन्स हैं जो वो प्रोड्यूस होते हैं। जो ऊपर ये एंथर वाला पार्ट है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है जो प्रोड्यूस होते हैं, येलोइश होते हैं। और जो पिस्टल है वो फ्लावर के सेंटर में होता है, और ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि 3 पार्ट्स का बना होता है, जो मैंने अभी आपको बोला। नीचे ओवरी होता है, स्टिग्मा, और यहाँ पे स्टाइल और स्टिग्मा होता है। ये जो लाइन होती है स्टाइल हो गया, ऊपर स्टिग्मा हो गया, और नीचे ओवरी होता है। ये अभी ये वो आई है सारा पार्ट, ये ओवरी रहा, ये बीच में हमारा स्टिग्मा और स्टाइल रहा। तो स्वॉलन जो बॉटम का पार्ट है वो ओवरी है, मिडल में इलोंगेटेड है वो स्टाइल है, और टर्मिनल पार्ट है जो स्टिकी भी हो सकता है वो स्टिग्मा होता है। अब ओवरी क्या है, इसमें ओव्यूल्स होते हैं, हर ओव्यूल में एग सेल होता है, और जो मेल है जो प्रोड्यूस कर रहा है पोलन ग्रेन्स को, वो फ्यूज़ करता है ओव्यूल के साथ। अब जो पोलन ग्रेन्स आए थे, जो इसके साइड में डायग्राम में हमने देखा ऐसे जो ट्यूब थी मेल पार्ट की, वहाँ पे यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन बनते हैं, और वो पोलन ग्रेन मूव करके यहाँ पे ऊपर स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। अब वहाँ से इसको यहाँ ओवरी के साथ फ्यूज़ करने के लिए यहाँ से पोलन ग्रेन्स में से ये ट्यूब जनरेट होती है, ट्यूब नीचे आकर यहाँ पे फिर ओवरी के साथ फ्यूज़ करती है। अब यही हम लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। जो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन गिव्स अस, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें जाइगोट मिलता है, और वही एक न्यू प्लांट बनता है। अब पोलन है उसको चाहिए कि वो ट्रांसफ़र हो सके स्टेमन से स्टिग्मा तक। स्टेमन हम मेल पार्ट को बोलते हैं, और स्टिग्मा है जो फीमेल पार्ट का जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर तो सेम फ्लावर में होगा कि अगर एक ही फ्लावर में स्टेमन भी है पिस्टल भी है, दोनों पार्ट्स हैं, तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहा है, प्लांट नहीं सॉरी फ्लावर तक जा रहा है, तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। अब जो ये ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन का, ये डिफरेंट एजेंट से होता है। विंड से, हवा से, मतलब हवा से उड़कर चला गया, पानी से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है। अब पोलन जो लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, हैज़ टू रीच ओवरी, वहाँ पे उसको ओवरी तक पहुँचना पड़ेगा। फिर क्या होता है, ट्यूब ग्रो होती है, जो अभी हमने डायग्राम में देखा, ट्यूब ग्रो होती है आउट ऑफ द पोलन, पोलन से ट्यूब निकलती है, ट्रैवल करती है स्टाइल से, स्टाइल वही फीमेल का जो ट्यूब वाला पार्ट है, वहाँ से ट्रैवल करती है और रीच करती है वो, मतलब पहुँचती है ओवरी के पास। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट है जो बनता है, डिवाइड होता है, फिर उससे एम्ब्रियो बनता है ओव्यूल के अंदर ही। देन ओव्यूल है जो वो डेवलप कर लेता है अपने साइड में, एक टफ कोट लाइन सी बन जाती है, कवर बन जाता है, कन्वर्ट इनटू वही सीड बन जाते हैं। और जो ओवरी है फिर वो रैपिडली ग्रो करती है, राइप कर जाती है, पक जाती है, और वही फ्रूट बन जाता है। और जो पेटल, सेपल, स्टेमन स्टाइल जो एक्स्ट्रा पार्ट्स रह गए हैं वो क्या होते हैं, श्राइवल ऑफ स्टिग्मा भी वो फॉल ऑफ कर जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं, जैसे पत्ते झड़ते हैं। और सीड कंटेन करता है फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो को, वो डेवलप हो जाता है सीडलिंग में अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन। इसी को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। अब ये एक सीड ही है, ये क्या है, कोटिलिडन्स बोलते हैं इसको, डाइकोटिलिडन भी होता है ये ही फूड स्टोर करता है। और ये जो अपर पार्ट है ऊपर वाली साइड, उसको प्लूम्यूल बोलते हैं, जो फ्यूचर शूट मतलब स्टेम बनाता है। और नीचे वाला पार्ट रेडिकल, जो कि फ्यूचर रूट, जो रूट्स बनाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमंस में जो मोड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही यूज़ होता है। इसमें क्या है, बॉडी चेंज होती रहती है, हमारे हम जैसे भी ओल्ड होते हैं, हमारी एज बढ़ती है तो बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है, हमारे टीथ हैं जो पुराने टीथ जिनको मिल्क टीथ बोलते हैं वो चले जाते हैं, न्यू आ जाते हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। और ये सारे चेंजेस हैं ये जनरली ग्रोथ में ही काउंट होते हैं, बॉडी लार्ज होती है। बट इन अर्ली टीनेज जब आती है तो न्यू सेट ऑफ चेंजेस अक्कर, नए नए अलग से चेंजेस आते हैं जो कि हम इसमें ग्रोथ में नहीं, उसको बॉडी एनलार्जमेंट में काउंट नहीं कर सकते। जैसे अपीयरेंस है बॉडी की वो चेंज होती है, प्रोपोर्शन चेंज होता है, न्यू फीचर्स अपीयर हो सकते हैं, न्यू सेंसेशंस आ जाती हैं। और कुछ तो इनमें से बॉय एंड गर्ल में कॉमन होती हैं, जैसे कि थिक हेयर ग्रोइंग्स आ जाते हैं, आर्म पिट्स में आ जाते हैं, जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोइंग होने लग जाता है, डार्कर हेयर्स आते हैं, और थिनर हेयर्स आने लग जाते हैं लेग्स और आर्म्स पे।
फेसेस पे भी चेंज आते हैं, स्किन है जो ऑयली बनने लग जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं स्किन पे। और कुछ चेंजेस हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंट भी होते हैं, जैसे गर्ल्स की ब्रेस्ट साइज़ है वो बढ़ने लग जाती है, जो निप्पल्स हैं उनके साइड की स्किन है जो वो डार्क होने लग जाती हैं, गर्ल्स के मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। और सिमिलरली बॉयज़ में भी क्या है, थिक हेयर ग्रोथ होने लग जाता है फेस पे, जैसे मुस्टैच आ जाती है, बियर्ड आ जाती है, उनकी वॉइस है वो क्रैक करनी शुरू हो जाती है, पेनिस है वो एनलार्ज और इरेक्ट करनी शुरू हो जाती है डे ड्रीम्स में, नाइट्स में। और यही चेंजेस है जो कम धीरे भी हो सकते हैं, और लेकिन ये बहुत ही टाइम में होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप सुबह उठेंगे और सीधा ये चेंजेस आ जाएंगे, बहुत स्लोली चेंजेस होते हैं। और ज़रूरी भी नहीं कि हर पर्सन में एक ही टाइम पे एक ही एग्जैक्ट एज पे सेम में आए, किसी में जल्दी आ जाता है, किसी में इन सम हैपन अर्ली और इन सम अदर्स हैपन स्लोली, कैसे भी हो सकता है। तो चेंजेस स्लो डिफरेंस बिटवीन द पीपल, और यही चेंजेस हैं वो स्लो हैं, फास्ट हैं, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, यही पीपल में डिफरेंस बनाते हैं। जैसे उनकी नोज़ की शेप है, फिंगर्स हैं डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं उनके हेयर ग्रोथ के, साइज़ के, सबका ब्रेस्ट साइज़, पेनिस साइज़ डिफरेंट होता है। और यही सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है बॉडी की। और ये सब मैच्योरेशन के लिए ये सब स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स होते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडीज़ में अलग अलग सेल टाइप्स होते हैं। अब एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो, जैसे ही हमारी बाकी बॉडी ग्रो करना स्लो कर देती है, ख़त्म कर देती है, जैसे हमारी हाइट है एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, स्लो डाउन हो जाता है वो सारा प्रोसेस। जब उसके बाद सारी बॉडी की सिंपल ग्रोथ बंद हो जाती है, रुक जाती है, उसके बाद हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू हैं वो मैच्योर होना शुरू करते हैं। इसी पीरियड को हम ये पीरियड आता है एडोलेसेंस में, और इसी पीरियड को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पार्ट्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और सिस्टम है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव में प्रोड्यूस होता है, डिलीवर होता है जर्म सेल वही सेल्स जो हमें रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है पीनस, उसका काम क्या है, एक तो वो प्रोड्यूस करता है जर्म सेल को, और डिलीवर करने का काम भी उसी का ही है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ तक उसको डिलीवर करना। अब फॉर्मेशन है जो इसकी जर्म सेल की, वो टेस्टिस में होती है, टेक प्लेस इन द टेस्टिस, जो लोकेट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। अब जो स्क्रोटम है, आप ये डायग्राम देख सकते हो, जो ये स्क्रोटम है ये बॉडी के आउटसाइड होता है, और इसके टेस्टिस के अंदर ही जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन है वो होता है। लेकिन जो स्क्रोटम है वो अब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होता है, बिकॉज जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसको चाहिए होता है लोअर टेम्परेचर दैन द नॉर्मल बॉडी, जितना अपना बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो अब्डोमिनल कैविटी में आउटसाइड ही होता है। अब जो टेस्टिस है इसमें सिक्रीशन होता है हार्मोन का, जो टेस्टोस्टेरोन है। अब टेस्टोस्टेरोन ही हमारा जो बॉयज़ में प्यूबर्टी जो अब चेंजेस हम देखते हैं वो प्यूबर्टी में वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, डिलीवरी होती है, जितने भी स्पर्म्स बन रहे हैं वास्ट डिफरेंस के थ्रू यूनाइट करती है वो ट्यूब, वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के साथ एक और ट्यूब आती है वो मैच कर जाती है। इसलिए जो यूरेथ्रा में है वो कॉमन पैसेज होता है स्पर्म्स के लिए भी और यूरिन के लिए भी। जैसे आप देख सकते हो जो ये टेस्टिस से ये ऊपर पाइप जा रही है, ये एक वास्ट डिफरेंस है जहाँ से हमारा सारा सीमेन है वहाँ पे जाएगा। और जो ये यूरिनरी ब्लैडर है इसमें से जो हमारी यूरिन वाली पाइप है ये भी आ रही है, और यहाँ पे आके ये सारा मैच कर जाता है, जो कि पीनस से एक कॉमन पाथवे इसका बन जाता है, जो कि स्पर्म्स भी यहीं से पास आउट होता है और यूरिन भी। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है, ये भी अपनी सिक्रीशंस इसमें ऐड करते हैं फ्लूइड में, जो कि इसको ट्रांसपोर्ट को भी ईजियर करती है और इनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। जो स्पर्म्स हैं ये एक टाइनी बॉडीज़ होते हैं जो मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है, इनकी लॉन्ग टेल होती है जो इनको हेल्प करती है मूव टुवार्ड्स दी, ताकि वो फीमेल जर्म सेल तक पहुंच सके। अब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें भी सिंपली ये ओविडक्ट है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये हमारी ओवरीज हैं, फिर यूट्रस आता है, नीचे सर्विक्स है और नीचे एंड में वेजाइना है। अब यहाँ पे फीमेल जर्म सेल्स है जो एग्स हैं मेड इन ओवरीज, यहाँ पे वहाँ पे टेस्टिस में जो बन रहे थे स्पर्म, यहाँ पे हमारी ओवरीज में इनकी फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे ही सम हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जब एक व्हेन अ गर्ल चाइल्ड बोर्न, जो ओवरीज होती हैं वहाँ पे ऑलरेडी हम 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो वो सेल्स मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। 1 एग इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, हर मंथ एक एग है जो वो प्रोड्यूस होता है बाय वन ऑफ दी ओवरी, किसी भी एक ओवरी से, जो दोनों ओवरी साइड में हैं तो दोनों ओवरी से सिर्फ एक ही ओवरी से कोई भी एग जो हर मंथ है
वो प्रोड्यूस होता है। एग इज़ कैरिड फ्रॉम ओवरी टू द वॉर्म, फिर वो वॉर्म तक लेके जाया जाता है थ्रू द थिन ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। जो यहाँ से अगर एग होगा तो ये ट्यूब है जिसके थ्रू ये यहाँ पे आएगा। देन नेक्स्ट 2 ओविडक्ट्स हैं, ये यूनाइट होती है एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, और वही ओपन होता है वेजाइनल में जो कि सर्विक्स ओपनिंग से होता है। देन स्पर्म्स है जो वो एंटर करते हैं वेजाइनल पैसेज से ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, वो फिर ट्रैवल करता है अपवर्ड की तरफ ताकि वो ओविडक्ट तक पहुंच सके, और वहाँ पे एग से इनकाउंटर होता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन अकर होती है और जाइगोट बनाती है। वहाँ पे सेल्स है जो डिवाइड होना शुरू करते हैं, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के लाइनिंग में होती है जहाँ पे वो कंटिन्यू करता है ग्रो करना, और डेवलप होते हैं वहीं पे उसके सारे जो ऑर्गन्स हैं और फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। जो मदर की बॉडी है ये इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि वहाँ पे चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो हो सके। यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है हर मंथ ताकि वो रिसीव करे और नर्चर कर सके एम्ब्रियो को, लेकिन जो वो लाइनिंग है वो थिक हो जाती है, सप्लाई होती है उसमें ब्लड की ताकि वो नरिश कर सके एम्ब्रियो को प्रॉपरली। अगर जो एम्ब्रियो की जितनी भी न्यूट्रिशन सिस्टम है उसको चाहिए वो मदर की बॉडी से मिलता है, वहाँ पे भी स्पेशल टिश्यूज़ होने चाहिए जो कि प्लेसेंटा होता है, और वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एम्बेडेड होती है यूट्रिन की वॉल में ही, वहाँ पे विल्लाई भी कंटेन होते हैं। जो एम्ब्रियो की साइड होगा प्लेसेंटा उसमें वो टिश्यू वाला साइड होगा, और जो मदर साइड होगा वहाँ पे ब्लड फेसिस होगी और विल्लाई प्रेजेंट होंगे जो कि लार्ज स्पेस प्रोवाइड करेंगे फॉर दी ग्लूकोज और ऑक्सीजन के पास आउट होने के लिए जो मदर से एम्ब्रियो तक जाते हैं। एम्ब्रियो का जो वेस्ट है वो भी रिमूव करना होता है मदर की बॉडी से, जो वो भी प्लेसेंटा से ही होता है। अब जो डेवलपमेंट है बेबी का वो 9th मंथ में हो जाता है। देन चाइल्ड जो बोर्न होता है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शंस होती है मसल में यूट्रस में, उसके बाद जो चाइल्ड है उसका बर्थ हो जाता है। अब व्हाट हैपन व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर उसमें एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, अब जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो हर मंथ है जो तैयार होती है, वहाँ पे पूरा ब्लड की लाइनिंग बन जाती है ताकि वो एम्ब्रियो को नरिश कर सके। लेकिन अगर वो एम्ब्रियो आया ही नहीं, फ्यूजन हुआ ही नहीं, कोई स्पर्म नहीं आया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो जो लाइनिंग है जो टोटली ब्लड से फिल हो चुकी है उसका कोई काम नहीं है। एग जो है वो 1 दिन तक रहेगा, और जो लाइन है वो थिक स्पॉन्जी होती है। अगर लाइनिंग नहीं नीडेड है तो वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती है और कम आउट थ्रू द वजाइना से कम आउट हो जाती है ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में। इसी को ही हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जो कि 2 और 8 दिनों तक का हो सकता है। और जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये सिंपली डिसीज़ के रिलेटेड है कि हो सकता है पर्सन टू पर्सन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, कुछ गुनेरा हो गया, सिफेलिस हो गया, वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, वॉट्स हो गया, HIV एड्स हो गया, तो हम उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं कवरिंग से, जिनको हम कॉन्डम्स बोलते हैं। अब जो प्रेगनेंसी है उसकी एक मेजर डिमांड है बॉडी की, माइंड की, वुमेन की। अगर वुमेन रेडी नहीं है तो भी उसकी हेल्थ को जो एडवर्सली इफेक्ट आ सकते हैं, इसलिए हमें जो बैरियर्स हैं वो यूज़ करने चाहिए। वो बैरियर्स डिफरेंट टाइप के कैसे भी हो सकते हैं, कुछ मैकेनिकल बैरियर्स भी होते हैं जिनको हम कॉन्डम बोलते हैं, वो पेनिस के लिए भी होते हैं, लेकिन सिमिलर कवरिंग्स वजाइनल के लिए भी होती हैं। और कुछ और चेंजेस हैं जो हम हार्मोनल बैलेंस में चेंज करके, ताकि वो एग रिलीज़ ही ना हो, फर्टिलाइजेशन इस वजह से नहीं होगा, वो हम ऑरली एज ए पिल भी ले सकते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जैसे लूप हो गया, कॉपर टी हो गया, इनको हम यूट्रस में प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि हमें इरिटेशन कोज होगी। लेकिन कुछ सर्जिकल भी पार्ट्स हैं, जैसे वॉस डिफरेंस हो गया मेल का, वो उसको ब्लॉक करवा सकते हैं सर्जरी से, जिससे स्पर्म है जो वो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। फिलिपिन ट्यूब्स हैं जो फीमेल की, उसको ब्लॉक करवा सकते हैं सर्जरी से, जिससे एग है वो एबल ही नहीं होगा ताकि वो यूट्रस तक पहुंच सकें। लेकिन जो सर्जरी मेथड्स है वैसे तो ये सबसे सेफ है लॉन्ग रन के लिए, लेकिन अगर अच्छे से ना हो, इफ़ नॉट परफॉर्म प्रॉपर्ली, तो इन्फेक्शंस भी हो सकता है। और लेकिन ये चीज़ें हैं जो रिमूवल ऑफ दी अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए भी ये मिसयूज़ होती हैं, इलीगल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस के लिए मिसयूज़ होता है इनका। अब जो रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ है गिवन पॉपुलेशन में, वो पॉपुलेशन का साइज़ डिपेंड करता है उस पर, और ये बहुत ही पीपल का कंसर्न है, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी पूरी सोसाइटी का, क्योंकि जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है वो हमें ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी जो कम करती हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस रहते हैं। और जो सोसाइटी की इनइक्वालिटी है वो मेन रीज़न है, जो कि पुअर स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ही हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो इसलिए जो साइज़ है हमारा पॉपुलेशन का, ये हमारे बर्थ और डेथ के रेट पे डिपेंड करता है। थैंक यू।